दोस्तों लगभग एक साल पहले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जेनेवा में वर्ल्ड लीडर्स के एक समिट में मिले थे, जहां उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर वॉर कभी जीता नहीं जा सकता और इसलिए ये कभी होना भी नहीं चाहिए। जिस इवेंट में उन्होंने ये बात कही थी उसको अभी तक एक साल भी पूरा नहीं हुआ था कि आज यही सुपर पावर्स पूरी दुनिया को एक कैटास्ट्रॉफिक न्यूक्लियर वॉर की चौखट पर लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप की धरती पर छिड़े हुए एक घमासान युद्ध की। दोस्तों जब से रशिया यूक्रेन के बीच इस वॉर की शुरुआत हुई है तब से हम सबके मन में सबसे बड़ा सवाल या यूं कहें सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या ये वॉर एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है। आज दुनिया की नज़रें रशिया और यूक्रेन के ऊपर जा टिकी हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे ये युद्ध और भी ज़्यादा बड़ा और भयानक होता जा रहा है। इन सभी सिग्नल्स को देखते हुए आज कई ऑब्जर्वर्स थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका भी जता रहे हैं। और जैसा कि कुछ समय पहले रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो उसको एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा उनकी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर तैनात करने से लेकर यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर लगी एक भीषण आग तक, ये सारे इवेंट्स एक बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में आपके मन में कई सवाल गूंज रहे होंगे, जैसे कि क्या सच में हम लोग एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या सच में ये क्राइसिस इतना भयानक रूप ले सकती है? क्या कुछ देश अपने पर्सनल गेन्स के लिए पूरी दुनिया को तबाही के मोड़ पर लेके जा सकते हैं? हालांकि आज हम में से किसी के पास भी इन सभी सवालों को सटीक जवाब तो नहीं है, लेकिन जिस तरह ये क्राइसिस अनफोल्ड हो रही है ऐसे में हमारे लिए एक पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर से जुड़े कुछ पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर मंडरा रहे इस न्यूक्लियर थ्रेट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से हमें ऐसे कई सिग्नल्स मिल रहे हैं जिससे आज एक पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि किस तरह प्रेसिडेंट पुतिन इस इन्वेजन के पहले से अपने एलाई बेलारूस के साथ न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी कि उनकी ये तैयारी बहुत पहले से ही चालू थी। इस इन्वेजन को अनाउंस करते वक्त प्रेसिडेंट पुतिन ने इस फैक्ट को इंटेंशनली दोहराया था कि रशिया आज इस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है। पूरी दुनिया में 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिसमें P5 यानी यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस के अलावा इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। इन 9 कंट्रीज के पास कुल मिलाकर 12,705 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इस लिस्ट में रशिया 5,977 न्यूक्लियर वेपन्स के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स वाला देश है। दूसरे नंबर पर यूएस है, जिसके पास 5,428 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दुनिया के 90% न्यूक्लियर वेपन्स केवल यूएस और रशिया के पास मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर यूक्रेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर हुआ करता था, लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएस और रशिया से इकोनॉमिक एड के बदले में यूक्रेन ने अपने सभी न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को सौंप दिए। साथ ही इसके बदले में यूक्रेन की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रोटेक्शन की सिक्योरिटी भी उसको दी गई। खैर, आज रशिया का कहना है कि उन्होंने इस न्यूक्लियर ऑप्शन को उस समय के लिए रिजर्व करके रखा है जब कोई देश उन पर डायरेक्ट अटैक करता है। लेकिन अगर आपने प्रेसिडेंट पुतिन की स्पीच को गौर से सुना हो तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर कोई भी देश रशिया के इस इन्वेजन के बीच आता है तो उसको ऐसे कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा जो उसने इतिहास में पहले कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों हो ना हो, प्रेसिडेंट पुतिन के ये शब्द साफ साफ एक न्यूक्लियर अटैक की ही चेतावनी दे रहे थे। और तो और फरवरी 21 को एक लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान उन्होंने यूक्रेन पर यह आरोप भी लगाया कि यूक्रेनियन लीडरशिप उनके खुद के न्यूक्लियर वेपन्स को रशिया से वापस हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि पुतिन को ये मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। अभी तो हम सब जानते हैं कि इल्ज़ाम कितना सच है और कितना झूठ, लेकिन उनके रियोट्रिक से एक बात ये साफ हो जाती है कि प्रेसिडेंट पुतिन इस वॉर में एक्टिवली एक प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर अटैक का ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं।
खैर पूरी दुनिया को एक बड़ा झटका तो तब लगा जब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने बड़े बड़े बयानों को असलियत में तब्दील करते हुए 27 फेब को अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को स्पेशल अलर्ट पर तैनात कर दिया। यानी कि उन्होंने अपनी इस फोर्स को स्पेशल कॉम्बैट ड्यूटी पर डिप्लॉय कर दिया। अभी तक जो हम कोल्ड वॉर के किस्से कहानियों में सुना करते थे, वही सेम सिनेरियो आज हमारी आंखों के सामने है। आपको बता दें कि इससे पहले ऐसी सिचुएशन 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान देखने को मिली थी, जब क्यूबा में यूएस और यूएसएसआर के न्यूक्लियर वेपन्स आमने सामने थे और पूरी धरती पर एक न्यूक्लियर वॉर के बादल मंडरा रहे थे। खैर शुक्र है कि वो क्राइसिस तो टल गई थी, लेकिन आज इस खतरे को कब तक टाला जा सकता है ये कहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, रशिया का कहना था कि उन्होंने ये कदम रशियन इन्वेजन को लेकर नेटो कंट्रीज के एग्रेसिव रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए उठाया है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये एकदम रशिया पर लगाए गए सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस के चलते उठाया गया है। और तो और कई स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जिस तरह से यूक्रेन आज मैसिव रशियन फोर्सेस का सामना कर रहा है, ऐसा रशिया ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और यही कारण है कि आज ये वॉर प्रेसिडेंट पुतिन के मुताबिक डायरेक्शन नहीं ले रहा है और इसलिए वो इन टैक्टिक्स के जरिए यूक्रेन का मोरल डाउन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये केवल एक डिस्ट्रैक्शन था या फिर सच में एक पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर का सिग्नल, ये कहना तो अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि आज रशिया अपने इस एग्रेशन में एक खतरनाक न्यूक्लियर डायमेंशन को ऐड कर चुका है। ये वही डायमेंशन है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगभग 60 ईयर्स तक यूरोप को डिस्टेबलाइज करके रखा था। खैर यहाँ राहत की बात यह है कि स्पेशल अलर्ट के रिस्पॉन्स में अभी तक किसी भी नेटो पावर ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। आपको बता दें कि नेटो अलायंस की 3 कंट्रीज यानी कि यूएस, यूके और फ्रांस बहुत पावरफुल न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, लेकिन वो सभी इस न्यूक्लियर रिस्क को कंटेन करना चाहते हैं। अगर रियलिस्ट स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रशिया आज भी कोल्ड वॉर में जन्मी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। डिटरेंस यानी वो मेजर्स जिससे आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई दूसरा देश आप पर हमला करना अफोर्ड ना कर पाए। यानी कि पुतिन आज भी कोल्ड वॉर की तरह डिटरेंस के टूल का इस्तेमाल करते हुए अपने रिस्क को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पुतिन को अक्सर एक रिस्क टेकर बताया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 2 साल पहले पुतिन ने एक समिट में ये कहा था कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर छिड़ता है तो उनको डर नहीं है, क्योंकि वो सब हेवन में जाएंगे और उनके एनिमीज हेल में। खैर आज दिन पे दिन उनके रिस्क की एपेटीट और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऊपर से ये वॉर उस तरह से मोड़ नहीं ले रहा है जिस तरह प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सपेक्ट किया था। तो अगर उनको इस वॉर में यूं ही डिफीट हाथ लगती रही तो जाहिर है कि वो इस न्यूक्लियर ऑप्शन को यूज़ करने से नहीं कतराएंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रशिया ने हाल ही में 2014 से चली आ रही मिलिट्री डॉक्ट्रिन को अमेंड करते हुए उसमें ये लिखा कि अगर रशिया या उसके किसी अलाई पर न्यूक्लियर वेपन्स या फिर किसी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से अटैक होता है या फिर किसी कन्वेंशनल वेपन के जरिए रशिया के एग्जिस्टेंस को खतरे में डालने की कोशिश की जाती है, तो उसके रिस्पॉन्स में रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर आप प्रेसिडेंट पुतिन की रियोट्रिक को ट्रेस करें तो हमें पता चलता है कि वो बार बार अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को रशिया के एग्जिस्टेंस के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। उनके मुताबिक अगर कोई उनके जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को टारगेट करता है तो उसका मतलब यह है कि वो रशिया के एग्जिस्टेंस को टारगेट कर रहा है। पुतिन ने पहले भी कई बार इस तरह के प्री कंसीव्ड नोशंस का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जिससे ये पता चलता है कि आज भी पुतिन इस रिस्क को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने से नहीं कतरा रहे हैं। वो किसी भी हालत में अपने रीजन में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कंटेन करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बीच रशिया के क्लोजेस्ट अलाई और पड़ोसी देश बेलारूस ने भी अपना नॉन न्यूक्लियर नेशन का स्टेटस ड्रॉप कर दिया है। वो लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि वेस्टर्न नेशंस द्वारा उन पर लगाए जा रहे इकोनॉमिक सैंक्शंस थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंगारी को जला सकते हैं। और तो और बेलारूस रशिया को अपनी टेरिटरी में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने की इजाज़त भी दे चुका है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक अनफॉर्चुनेट न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी तक तो बात हुई एक डायरेक्ट न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन की। आइए अब बात करते हैं एक इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिजास्टर की। इस कैटेगरी को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। इस तरह की ट्रेजेडी हमें या तो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक के रूप में या फिर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर की लीकेज के रूप में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अभी तक जो हुआ वो केवल या तो पावरफुल स्पीचेस तक या फिर फोर्सेस को ऑल्टर करने तक सीमित था, लेकिन कुछ समय पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन में मौजूद ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हुए रशियन मिसाइल अटैक की। यूक्रेन गवर्नमेंट का कहना है रशियन साइट्स ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जानबूझकर हमला किया है। इस हमले की इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स और यूएन वॉचडॉग IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने रशिया के इस अटैक को एक न्यूक्लियर टेररिज्म या वॉर क्राइम का दर्जा दिया है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये आग ज़्यादा फैल जाती है और इस प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशंस एमिट होने लगते हैं तो चेर्नोबिल डिजास्टर के बाद ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और भयानक न्यूक्लियर एक्सीडेंट साबित होता। खैर, इस इंसिडेंट को समय रहते कंट्रोल कर लिया गया। इस पावर प्लांट के प्रेमाइसेस में हुए मिसाइल अटैक से लगी आग को वक्त रहते बुझा दिया गया, लेकिन इससे ऐसे पोटेंशियल एक्सीडेंट्स का खतरा खत्म नहीं होता। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन में रिवाइन, खेमेलनित्स्की, साउथ यूक्रेन और ज़ैपोरिज़िया में कुल मिलाकर 4 पावर प्लांट्स हैं जो टोटल 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट करते हैं। यूक्रेन अपनी 52% इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट करता है। यूक्रेन में इतनी भारी मात्रा में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का होना उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक रिस्क बन जाता है। कोई भी एग्रेसर या तो इनको कैप्चर कर यूक्रेन की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कब्जे में कर सकता है या फिर इनको देश के बाकी स्ट्रेटेजिक एसेट्स की तरह टारगेट कर यूक्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूक्लियर प्लांट्स देश के बाकी एसेट्स की तरह नहीं होते हैं। इनको टारगेट करने का रिस्क कितना बड़ा हो सकता है यहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते। केवल एक छोटी सी गलती या मिसकैलकुलेशन एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर ट्रेजेडी को जन्म दे सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए IAEA और यूक्रेन लगातार रशिया से इस न्यूक्लियर रिएक्टर से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। खैर, इसीलिए इस क्राइसिस में न्यूक्लियर डिजास्टर के एंगल को कंसीडर करना भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट पुतिन के ये सभी एक्शंस डेंजरस रियोट्रिक से बढ़कर एक रियल डेंजर भी पोज करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर ऑप्शन का टेबल पर आना ही एक बहुत डेंजरस कैलकुलस है। किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल करना पूरी ह्यूमन रेस को एक्सटेंशन के कगार पर लेकर जा सकता है। इसलिए किसी भी पार्टी के द्वारा इस ऑप्शन को लाइटली लेना शायद उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए आज सभी स्टेक होल्डर्स को समझना चाहिए कि अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। दोनों साइड्स एक दूसरे की डिमांड्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो चाहे तो अभी भी एक बहुत बड़े खतरे को टाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? तो दोस्तों, इसका केवल एक ही माध्यम है और वो ये कि सभी स्टेक होल्डर्स हर हाल में आपस में डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के सारे चैनल्स को ओपन रखें और म्यूचुअल नेगोशिएशंस के जरिए इस क्राइसिस को किसी भी तरह फर्दर एस्केलेट होने से रोक लें। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। इसके अलावा ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस और न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी GS2 के IR सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है दैट इन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस डज इंडिया नीड टू रिकंसिडर इट्स नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी, critically analyze. And my friends, that's it for the video. I hope you have liked the video, and if you have, don't forget to share it with your friends. We will meet in next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.